Assalamualaikum dear learners, while introducing ourselves to the field of social psychology, now we will focus on the theoretical perspective in the context of social psychology. So objective of this lecture is to delve into the theoretical perspective of social psychology. After taking this lecture, learner will be able to understand the nature of the field of social psychology with the help of various theoretical perspectives. Theoretical perspective in social psychology. Theory. A theory is a set of interrelated propositions that organizes and explains a set of observed phenomena. थ्योरी जो है वो आपको जब आप किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, किसी सिचुएशन को, इवेंट्स को, तो वो एक पर्टिकुलर इवेंट को भी अंडरस्टैंड करने में मददगार आपके लिए होती है, बल्कि इसके अलावा वो डिफरेंट सेट्स ऑफ इवेंट्स होते हैं, सीरीज ऑफ इवेंट्स समझ लें, या डिफरेंट चीजें होती हैं, उनको कनेक्ट करके उनके दरमियान एक कनेक्शन बना के उनको ऑर्गेनाइज करके भी उनकी जो है बड़ी अच्छी एक वजाहत करती है. तो चूंकि थ्योरी फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बेस करती है और अपने फैक्ट्स को सामने रखते हुए आप किसी भी सिचुएशन को डिफरेंट उसके पार्ट्स में भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और कोई वेरिएबल है, कोई फिनोमिनन है, या कोई भी सिचुएशन है, तो उसको एज ए होल उसमें कनेक्शन बनाकर भी आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे अगर हम सोशल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, उसके कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो थ्योरी आपको डिफरेंट बिहेवियर्स के बारे में भी बताएगी, एक्सप्लेन करेगी, उससे हमें आपको समझने में मदद मिलेगी, और वो बिहेवियर क्यों होता है उसकी रीजंस को भी रिलेट करके आप जो है वो उस बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जैसे अगर सोशल साइकोलॉजी में आप डिफरेंट बिहेवियर्स पे फोकस करते हैं कि अगर लोग काम भी होते हैं किसी सिचुएशन में, लोग एग्रेसिव भी हो सकते हैं, तो आप थ्योरी की हेल्प से ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किन सिचुएशन में लोग जो हैं वो काम होते हैं और हम्बल होते हैं, और किन सिचुएशन में लोग जो हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं. और इसके अलावा एक सिचुएशन में एक पर्सन जो है वो काम क्यों होता है, हम्बल क्यों होता है, और एक सिचुएशन में एक पर्सन जो है वो एग्रेसिव क्यों हो जाता है, या उसका बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो जाता है. तो आप उस वाई का आंसर भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो थ्योरी आपको एक चीज जो एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में भी आपको उस चीज को क्लियर करने में आपको हेल्प करेगी, और थ्योरी की हेल्प से आप कॉजिंग फैक्टर्स को भी जो है वो रिलेट करके एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है वो ओवर्ट बिहेवियर जो उसके साथ रिलेट करके उसके कनेक्शन में आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो थ्योरी आपको डिफरेंट एंगल से हेल्प करती है, डिफरेंट बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करती है, डिफरेंट फिनोमिनन है, वेरिएबल्स है, किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है. और इन्हीं थ्योरी की हेल्प से जो है वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के हवाले से कोई पेशन गोई कर सकते हैं, ये कोई राय कायम कर सकते हैं. तो सोशल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने एक सिंगल थ्योरी पर रिलाई नहीं किया, बल्कि उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज को लेकर उनकी हेल्प से ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि आप सिर्फ एक सिंगल थ्योरी की हेल्प से ही एक इंसान को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसे देखना होता है. तो यहाँ पर थ्योरी डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को लेते हुए ह्यूमन बिहेवियर को, उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाएगी. थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में जो पहला पर्सपेक्टिव है वो सिंबॉलिक इंटरेक्शंस. सिंबॉलिक इंटरेक्शंस में एक्चुअली अ पर्सपेक्टिव दैट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेसिफिक थ्योरीज. अब ये जो पर्सपेक्टिव है इसकी हेल्प से हम जो है मजीद थ्योरीज डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है बड़े ब्रॉड होते हैं. तो बाज़-औक़ात एक कॉन्सेप्ट होता है वो हमें उतनी बारीकी से समझ नहीं आता है, और हम उसको बड़ी डेप्थ में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मजीद थ्योरीज की जरूरत पड़ती है. तो ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, ये आपको इस पर्सपेक्टिव से अगर आप सोशल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आप फर्दर डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, मतलब आपको स्पेसिफिक होता चला जाएगा. जैसे बिहेवियर है, बिहेवियर तो बड़ी एक ब्रॉड टर्म है, और बिहेवियर के अंदर भी पॉजिटिव बिहेवियर है, नेगेटिव बिहेवियर है. तो पॉजिटिव बिहेवियर में भी बहुत सारे टाइप्स के बिहेवियर होंगे, इसी तरह नेगेटिव बिहेवियर में भी बहुत सारे नेगेटिव बिहेवियर होंगे. फिर इसी तरह सिचुएशन टू सिचुएशन भी चीजें चेंज हो जाती हैं. तो जिस तरह वो चीजें चेंज होती चली जाती हैं, या मजीद आप जो है वो उस रास्ते पर जब चलते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आपके सामने नए नए क्वेश्चंस आते हैं. तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए भी आपको जो ऑलरेडी थ्योरीज होती हैं बाज़ औक़ात वो आपको उस तरह क्लियर आंसर नहीं दे रही होती, चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर रही होती हैं. तो उसके लिए आपको फर्दर स्पेसिफिक थ्योरीज की ज़रूरत होती है. तो हम फर्दर स्पेसिफिक थ्योरीज की तरफ भी जा सकते हैं कि ये चीज़ इस तरह है और ये कैसे हो सकती है, किस तरह होगी. ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर आर प्रोडक्ट्स ऑफ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन अमंग पीपल. अब हमारी सोसाइटी में डिफरेंट लोग हैं,
एक कल्चर में, एक इलाके में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, आप देखेंगे उनकी नेचर भी डिफरेंट होती है. कहीं आप ग्रुप्स नजर आएंगे, उनकी नेचर मिलती जुलती होगी, उनकी सोच मिलती जुलती होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं के इंसान की नेचर जो है थोड़ी डिफरेंट होती है. जैसे एक फैमिली में भी अगर आप देखें तो आपको जो फैमिली ब्लड रिलेशंस होते हैं उनकी भी नेचर में, उनके पैटर्न में आपको कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा. ठीक है, उनमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस भी नजर आएगा. तो वो जो ह्यूमन नेचर हमें एक नजर आती है, और जो हमें सोसाइटी में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हमारे होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, पावर स्ट्रक्चर भी होता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, सोशल ऑर्डर्स होते हैं, डिफरेंट इदारे होते हैं. तो ये किस तरह डेवलप होते हैं? बेसिकली ये तभी डेवलप होते हैं जब लोग, वहाँ के लोग जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. तो लोगों की एक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होती है, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं खास तरीके से, एक दूसरे को अपनी बात समझा सकते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं. वहाँ के लोग जो हैं, स्पेसिफिक सोसाइटी के कल्चर के लोग जो हैं, वो डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, और उनके इस्तेमाल से वो उसको मतलब भी देते हैं, एक दूसरे का मतलब समझते भी हैं, समझाते भी हैं. इसी तरह उनकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज के में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उन डिफरेंट वर्ड्स की डिफरेंट मीनिंग्स भी होती हैं. अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो एक वर्ड जो है वो अगर खैबर पख्तूनख्वा में बोला जाएगा तो वहाँ उनकी लैंग्वेज में उसका मतलब डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप सिंध में जाएं तो सिंध में उस लैंग्वेज, उस वर्ड का मतलब जो है वो डिफरेंट होगा. इसी तरह पंजाब में जाएं या बलूचिस्तान में जाएं, आप गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं तो वहाँ पर डिफरेंट चीज़ों के मतलब बाजों का डिफरेंट होते हैं. तो जो नेशनल लैंग्वेज होती है वहाँ पर तो चीज़ें सिमिलर होती हैं, लेकिन जब कल्चर बेसिस पर आप जाएं कि लोगों की जो इलाकाई ज़बानें होती हैं, वहाँ पर आपको वर्ड्स, एक वर्ड की जो है वो डिफरेंट मीनिंग जो है वो डिफरेंट मतलब जो है वो आपको मिलता है. तो ये किस तरह होता है? ये उस स्पेसिफिक कल्चर सोसाइटी में होता है. तो लोग एक दूसरे के जब कम्युनिकेट करते हैं ना, तो उसकी बेसिस पर चीज़ें जो हैं वो फर्दर क्लियर होती चली जाती हैं, डिफरेंट बिहेवियर्स आपको सामने नजर आते हैं, क्योंकि लोग जब तक एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, तो आपको वहाँ के सोशल बिहेवियर जो वहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर है, वो अंडरस्टैंड नहीं होता है. ह्यूमन एक्ट अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यूज, रोल टेकिंग टू गाइड एक्शंस एंड सेल्फ परसेप्शन. इसी तरह हम लोग जो हैं मतलब के हिसाब से भी हमारे एक्शंस होते हैं, जिस चीज़ को जैसा समझते हैं हम वैसे ही बिहेव करने की कोशिश करते हैं. और इसी तरह हमारे डिफरेंट रोल्स होते हैं, हम वो रोल अदा करते हैं, हमारे अपने डिफरेंट किरदार हैं. आप देखें कि हमारे सोसाइटी जो है वहाँ पर डिफरेंट रोल नजर आएंगे. एक इंसान एक वक्त में कितने किरदार अदा कर रहा होता है कि वो वालिदैन का भी रोल प्ले कर रहा है, और आप देखें कि अगर एक पर्सन जो है वो किसी कहीं वो उसका पेरेंट का रोल है तो कहीं उसका बच्चे का रोल होगा. जैसे वो अपने पेरेंट के लिए तो बच्चा है, इसी तरह भाई का रोल है, बहन का रोल है, टीचर का रोल होता है, डॉक्टर का रोल होता है, पॉलिटिशियन का रोल होता है. तो कल्चर, फैमिली के अंदर भी डिफरेंट रोल्स होते हैं, फैमिली से बाद जब सोसाइटी में मूव करते हैं तो डिफरेंट रोल होते हैं. अब वो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं इसके मुताबिक जो है वो इंसान जो है वो एक्शन लेता है, क्योंकि यही रोल आपके जो होते हैं, या आप जिस चीज़ को समझते हैं, जिस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, जिस तरह उसका मतलब देते हैं, वही चीज़ें आपको गाइड करती हैं कि आपने आगे कौन से स्टेप लेने हैं, और आप को सेल्फ परसेप्शन भी आपका इसी तरह डेवलप होता चला जाता है. तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी यूज करते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज करते हैं, तो हम उनके इस्तेमाल को भी सामने रखकर उसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे अगर सपोज एक छुरी है, तो छुरी को आप जिस तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप उसका मतलब भी वो लेंगे. जैसे अगर एक छुरी है तो आपके ध्यान में फौरन आता है कि जिससे काटा जाता है, तो आप उस छुरी को एक अच्छे पर्पस के लिए भी आप उसको वो यूज कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात आप उस छुरी से जैसे कोई खुदाई का काम है वो भी आप कर लेते हैं. इसी तरह अगर एक बोतल है तो आप उसकी शेप को सिर्फ देखकर उसका मतलब नहीं समझते हैं, बल्कि वो बोतल किस काम आ रही है आप उसको भी देख सकते हैं. कि जैसे अगर एक बोतल उसमें आपने पानी भरा तो आपको होगा कि बोतल में पानी भरा जाता है और इसको इस तरह इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अगर उसी बोतल में आप कोई पौधा लगा दें तो फिर आपको ये समझ आने लगती है कि ये बोतल जो है ये पौधा लगाने के भी काम आ सकती है. इसमें आप कोई घर में छोटा सा पौधा लगाकर घर को आप डेकोरेट भी कर सकते हैं. तो ये होता है कि हम कोई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और जब हम उसके मुख्तलिफ इस्तेमाल करते चले जाते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो फर्दर डेवलप होती है, और हमें समझ आती जाती है कि ये चीज़ इस तरह इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल होती है और ये चीज़ इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल होती है. तो फिर इसकी मीनिंग भी वास्ट होती चली जाती है. फिर वो इसकी स्पेसिफिक नहीं है. जैसे अगर एक बोतल है तो फिर आप सिर्फ इस बात तक महदूद नहीं है कि बोतल जो है वो पानी भरने के लिए, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि आप जैसे जैसे उसका इस्तेमाल देखते जाएंगे तो फिर आपको समझ आती जाएगी अच्छा ये इस काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है. तो इस तरह भी इंसान जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता चला जाता है, उसको मीनिंग देता चला जाता है, और वक्त के साथ उसका इंट्रैक्शन जो है वो
चेंज होता चला जाता है। इसी तरह आप लाइफ के एक फेज में होते हैं, एक है बच्चा है, फिर एडोलेसेंट फेज में जाता है, फिर एडल्ट में जाता है, और जैसे जैसे उसके रोल डिफरेंट होते चले जाते हैं, उसको अपनी जिम्मेदारियां समझ आना शुरू होती हैं। फिर जब वो 50 साल का होता है, 60 साल का होता है, तो फिर उसको समझ आती है कि अच्छा, एक इंसान का ये भी रोल है, ये भी रोल है। तो ये डिफरेंट जो है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए, ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से भी, रिलेशंस की हेल्प से भी, लैंग्वेज की हेल्प से भी, और जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस तरह के होते हैं, किस तरह डेवलप होते हैं, पॉजिटिव कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बन सकते हैं। इस जो सेकंड है वो है ग्रुप प्रोसेसेस। सोशल साइकोलॉजी ऑल्सो लुक्स इनटू द वे इंडिविजुअल इंटरेक्ट इन अ ग्रुप। अब सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ये भी देखेगा कि ग्रुप्स में लोग किस तरह होते हैं, सोसाइटी स्पेसिफिक कल्चर में किस तरह के ग्रुप्स हैं, और उस ग्रुप्स में इंडिविजुअल जो हैं वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन उनका होता है। It discusses reinforcement, produces pattern, interaction, produces and reinforces inequality. अब इसमें ये reinforcement के रोल को भी डिस्कस किया जाता है कि अगर आप एक ग्रुप से वाबस्ता हैं, एक स्पेसिफिक कल्चर में है, सोसाइटी में है, तो वहाँ पर किस किस्म की reinforcement होती है और किस तरह वो दी जाती है, और इंट्रैक्शन जो है वो कैसे लोगों के दरमियान जो है इन्हांस होता है, और अगर इन्फोर्समेंट है तो क्या वो इक्वालिटी की बेसिस पर है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो अब उसमें ये होता है कि जैसे अगर आप किसी ग्रुप से वाबस्ता हैं तो आपको अगर कोई चीज़ करने को दी जाएगी, कोई एक्शन आप करेंगे, कोई काम करेंगे, तो आप उस वक्त ज़्यादा शौक से करते हैं कि जब आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो रिवॉर्ड का मतलब ये कि उसको सराहा जाता है। तो सराहने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको कोई टेंजिबल या जैसे कोई पैसे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ दीजिए, बल्कि उसमें बाज़-औक़ात हौसला अफजाई भी होती है कि जैसे आप किसी ग्रुप में अगर आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो आपको जब शाबाश मिलती है या उसको एक्नॉलेज किया जाता है कि ग्रुप में आपकी तारीफ की जाती है या लोगों के दरमियान आपकी तारीफ की जाती है, तो इससे आपका हौसला मजीद बढ़ता है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो वो उस चीज़ को करने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब एक प्रॉपर वे में जो है वो रिइंफोर्समेंट लोगों को दी जाती है किसी सोसाइटी में, तो उनको वो जो रिवॉर्ड मिल रहा होता है उससे उनके उस काम में बेहतरी देखने को मिलती है। तो वो ग्रुप जो है वो उसमें अगर ये प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा होता है तो उससे पर्सन के अंदर पॉजिटिव चेंज आता है। लेकिन अगर वहाँ पर इनइक्वालिटी हो, प्रॉपर तरीके से रिइंफोर्समेंट नहीं दी जा रही होती है, एक पर्सन को हौसला अफजाई नहीं मिलती है या उसको उस तरह रिवॉर्ड नजर नहीं आता है, फिर उसके अंदर नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती है। अब इनइक्वालिटी में अगर पर्सन जो है उसको महसूस होता है कि मैं इस ग्रुप से मेरा वाबस्ता है, इस स्पेसिफिक सोसाइटी से मेरा वाबस्ता है, ताल्लुक है, और यहाँ पर मुझे वो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा कि जितनी मैंने कीमत चुकाई है, जैसे मैंने मेहनत ज़्यादा की। अगर आप कहीं किसी का काम करते हैं और आपको ये महसूस होता है कि जितनी मैंने मेहनत की मुझे उतना मुआवजा नहीं मिल रहा है या मुआवजा नहीं मिल रहा या मुझे मेरी इस तरह हौसला अफजाई भी नहीं हो रही है, मेरे काम को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पर पर्सन के अंदर जो है वो नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो लोग जो होते हैं वो इन चीज़ों को भी देखते हैं, परसीव करते हैं, और जब एक ग्रुप का हिस्सा होते हैं तो वहाँ पर वो इस तरह की इनइक्वालिटी को जो है वो टॉलरेट उनके लिए करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और उन्हें अगर ये एहसास हो कि ये अगर उनके जहनों में सवाल उठना शुरू हो जाए कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है या हमें वो हक नहीं दिया जा रहा जो हमारा हक है, तो उससे फिर लोगों के अंदर एक गुस्सा और लोगों के अंदर जो है वो एक अदम बर्दाश्त जो है वो देखने को मिलती है। तो सोशल साइकोलॉजिस्ट इस ग्रुप प्रोसेस के जरिए भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह एक स्पेसिफिक कल्चर में, सोसाइटी में या फैमिली एनवायरनमेंट में भी लोग जो हैं वो किस तरह पॉजिटिव बिहेवियर होता है तो उनके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं, और अगर नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं तो क्या उनकी रीजंस होती हैं। तो इससे आपको ह्यूमन बिहेवियर को समझने में बड़ी आसानी होती है। रिलेशन, एक्सचेंज, स्टेटस, इक्विटी, जस्टिस एंड कॉन्टेक्स्ट आर द सेंट्रल कॉन्सेप्ट। जब आप ग्रुप प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे बीइंग अ सोशल साइकोलॉजिस्ट, तो आप रिलेशंस पे भी फोकस करते हैं कि लोगों के रिलेशंस किस तरीके से हैं, उनके दरमियान किस किस्म का एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, चीजें एक्सचेंज कैसे हो रही हैं। जैसे आइडियाज का भी एक्सचेंज होता
होता है, रिवॉर्ड का भी एक्सचेंज होता है, रिइंफोर्समेंट भी जो है वो होती है इस तरह, और फिर उनके स्टेटस जो है वो लोगों का होता है, स्टेटस का डिफरेंस होता है, उसको भी आप देखते हैं कि जिनकी हाई सैलरी है या हाई बेनिफिट्स जिनको मिल रहे हैं उनकी फीलिंग्स कैसी हैं, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं, उनकी सेल्फ स्टीम कैसी है, और जो बेचारे लो प्रिविलेज के साथ हैं या वो ऐसे लोग हैं कि जो सोसाइटी में जिनको उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है या उनका स्टेटस नहीं है, तो वो किस तरह जो है वो बिहेव करते हैं। तो आपको ये डिफरेंस भी ग्रुप प्रोसेस में किस तरीके से चीजें होती हैं ये भी आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट होती है, और उनके दरमियान जस्टिस कैसे हो रहा है, इंसाफ के तकाजे हैं किस तरह पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बराबरी की बुनियाद पर हो रहा है कि जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, जितनी उन्होंने कीमत चुकाई है, क्या उनको वो उस हवाले से रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये सारे सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो आप ग्रुप प्रोसेस के अंदर जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी को, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इसमें जो थर्ड है वो है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी। द थर्ड ट्रेडिशन इन सोशल साइकोलॉजी argues that we are each situated in unique position in the social structure। अब जो हमारे ये सोशल स्ट्रक्चर होते हैं हमारी सोसाइटी में, यहाँ पर हमारी यूनिक पोजीशन होती है। सोशल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम में से हर एक की अपनी एक यूनिक पोजीशन है। आप देखें कि आपकी फैमिली में एक स्ट्रक्चर होता है, आपके गली मोहल्लों में स्ट्रक्चर होता है, आपकी कम्युनिटी में एक स्ट्रक्चर होता है, रिलीजियस बेसिस पर स्ट्रक्चर बनते हैं, और जेंडर की बेस पर भी वो स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर पॉलिटिकल बेसिस पर होते हैं, फिर डिफरेंट कल्चर की बेसिस पर होते हैं, फिर इलाकों की बेसिस पर। इस तरह हमारी सोसाइटी में आप देखें एक हायरार्की ऑफ पावर भी मौजूद है। तो वहाँ पर किसी भी पोजीशन में आप होते हैं, किसी इदारे में होते हैं, घर में होते हैं, मोहल्लों में, गली मोहल्लों में होते हैं, या अपने एनवायरनमेंट में, कल्चर में होते हैं, तो वहाँ पर आपकी यूनिक पोजीशन होती है। हर जगह आपकी यूनिक पोजीशन होती है। जरूरी नहीं कि आपकी जिस तरह घर में यूनिक पोजीशन है बाहर भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर जो मौजूद है, सोशल स्ट्रक्चर, वहाँ पर अपनी एक पोजीशन आपकी है। आपकी अपनी यूनिक पोजीशन का मतलब ये कि आपकी अपनी एक अहमियत है, आपकी अपनी पर्सनालिटी मैटर करती है, आपका अपना एक रोल जो है वो बहुत अहम होता है। अवर सोशल लोकेशन इन्फ्लुएंसेस इंपॉर्टेंट लाइफ आउटकम्स इन पैटर्न वेज। तो हमारा जो सोशल जो लोकेशन है कि हम किस जगह पर हैं, हमारा रोल कहाँ पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी पोजीशन कहाँ पर कैसी है, उसका बड़ा असर पड़ता है कि जो रिजल्ट आपको मिलता है, जो हमारे पैटर्न डेवलप हो जाते हैं, हमारे जो बिहेवियर डेवलप हो जाते हैं, उसके ऊपर इसका बड़ा असर पड़ता है कि आपके जो अपने जो है आपका रोल है, वो रोल बिहेवियर के ऊपर जो है बड़ा असर डाल रहा है। उसी की बेस पर आपके जो है पैटर्न डेवलप। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि पेरेंट्स डॉक्टर होते हैं तो उनके बच्चे भी डॉक्टर्स होते हैं, पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं तो उनके बच्चे भी एजुकेटेड होते हैं। इस तरह की चेंजेस आप देखते हैं सोसाइटी में आती हैं। कभी फैमिली का एक पर्सन एजुकेटेड हो जाता है तो फिर उसका उसकी फैमिली के ऊपर बड़ा एक अच्छा असर होता है। तो आप देखिए कि ये जो हमारे जो पोजीशन होती है, हमारा जो रोल होता है, वो जो नई नस्ल होती है, जो हमारे सामने छोटे होते हैं, ये उन पर बड़ा गहरा असर डालता है। तो अगर आपके पास नॉलेज है और आपके पास स्किल्ड है, तो वो स्किल्ड नॉलेज जो है वो आपसे एसोसिएटेड, आपसे जो वाबस्ता लोग हैं उनके ऊपर असर अंदाज होता है और आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनते हैं। तो अब इस बात से अंदाजा लगाएं कि अगर आपकी अपनी पोजीशन है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आपके पास एजुकेशन है, या आपके पास डिग्री है, या आपके पास एक स्टेटस है, या आप स्किल्ड हैं, तो आपके उन तमाम चीजों का दूसरों के ऊपर असर पड़ता है। और उससे ये होता है कि जो लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो आपसे यही सारी पॉजिटिव चीजें जो है वो सीखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने रोल को पॉजिटिव तरीके से जो है वो लेकर चलेंगे, पॉजिटिव रोल आपका होगा, तो आपसे जो वाबस्ता लोग होंगे वही पॉजिटिविटी को लेकर वो आगे लाइफ में सेटल होने की कोशिश करेंगे। तो वो एक पैटर्न डेवलप होता है ना कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक अच्छी तरबियत है, और आपकी उस अच्छी तरबियत का, नॉलेज का जो है वो औरों पर असर हो रहा है। और इसी तरह वो जो आपकी फैमिली में दूसरे लोग हैं, या जैसे पेरेंट्स बड़े अच्छे, उनके पास नॉलेज है, एजुकेशन है, और उनके पास एक अच्छी तरबियत है, उनके पास एक अच्छा अखलाक है, तो वो किस तरीके से लोगों के अंदर जो है वो ट्रांसफर होगा, उनके बच्चों में वो चीजें कैसे आएंगी, और उनके बच्चे भी आगे चलकर उस चीज को जो है वो अपने अंदर जो है वो कोशिश करेंगे कि वैसा ही बनने की कोशिश करें। तो इसी तरह नेगेटिव चीजें भी होती हैं जो अगर आप नेगेटिव्स उसमें लेकर चलेंगे, जैसे अगर सपोज अगर आप बहुत ज्यादा वायलेंस में इन्वॉल्व हैं, कोई बड़ा बहुत वायलेंस में इन्वॉल्व है, अपना रोल सही प्ले नहीं कर रहा, तो इसी तरीके से उसके जो फॉलोअर होंगे वो भी क्या करेंगे, उसी नेगेटिव वे में मामलात को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
Human behavior are explained in terms of values, beliefs, achievement, health, life outcomes. तो human behavior जो होते हैं वो आप उनको किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस चीज की वैल्यूज क्या हैं आपके सोसाइटी में, या आपकी पर्सनल जो है, आपकी फैमिली वैल्यूज भी क्या हैं, आप किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं, आपके नजदीक पॉजिटिव चीजों की अपोजिट चीजों का वैल्यू देते हैं, किस चीज को जो है नेगेटिव को देते हैं, जो भी हो। तो ह्यूमन बिहेवियर को आप उसके साथ रिलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक फैमिली में, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, या एक खानदान में, या एक सोसाइटी में जो है वो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किस तरह जो है वहाँ के लोगों के बिलीव्स या उनकी वैल्यूज की वजह से मुतासिर हो रहा है, उनमें एक स्पेसिफिक बिहेवियर डेवलप हो रहा है। तो इसी में आपके अकायद, आपके बिलीव्स भी आ जाते हैं। जैसा आपका अपना बिलीव होगा, आपके अंदर नस्लों का भी बिलीव वैसा होता है, हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सारे जिंदगी वैसे रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चेंज हो जाते हैं क्योंकि उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट मिलता है, तो फिर उनकी सोच में भी चेंज आना शुरू होता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर यही होता है कि जो बड़ों का बिलीव्स होता है वही उसमें छोटों में आता है। इसी तरह आप देखेंगे अगर उस्ताद है तो उस्ताद के जो बिलीव्स होंगे, जो उस्ताद जिस चीज को वैल्यू देगा, या उस्ताद की जैसी पर्सनालिटी होगी टीचर की, उसके स्टूडेंट्स के अंदर भी वो चीजें जो है वो ट्रांसफर होंगी, स्टूडेंट्स के अंदर भी वैसे ही बिहेवियर डेवलप होगा। इसी तरह अचीवमेंट्स को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। हेल्थ को देखकर लाइफ आउटकम है, आपकी लाइफ किस तरीके से है, ये सारी चीजों के कॉन्टेक्स्ट में आप ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश कर सकते हैं। पोजीशन एंड पर्सनालिटी आर द सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पर आप जो है वो एक पर्सन की पोजीशन क्या है, एक इंडिविजुअल की पोजीशन क्या है, और सोसाइटी में कहाँ पर वो जो है वो लोकेट कर रहा है, कहाँ पर इम्पोर्टेंस है, कहाँ उसका स्ट्रॉन्ग रोल है, उसकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। जब आप इस पर्सपेक्टिव को लेकर चलेंगे तो आप एक स्पेसिफिक सोसाइटी में बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे सपोज अगर आप अपनी सोसाइटी में सोशल ये पॉलिटिकल जो है वो सिचुएशन को, या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आप इनके जो फॉलोअर्स हैं इनको इनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा कि इनके पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनकी पर्सनालिटी और उनकी पोजीशन जो है वो किस तरह इनके बिहेवियर को डेवलप कर रही है। इसी तरह एक फैमिली है, फैमिली में भी आप ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह आप तालीमी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहां पर भी आप देख सकते हैं। रिलीजियस एजुकेशन सेंटर है, आप वहां भी देख सकते हैं कि किस तरह जो एक पोजीशन में एक पर्सन है उसकी पर्सनालिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बिहेवियर की वजह से जो है उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनके अंडर जो लोग हैं वो उनमें किस तरह का बिहेवियर जो है वो डेवलप हो रहा है। फिर इसमें जो फोर्थ पर्सपेक्टिव है वो है कॉग्निटिव थ्योरीज। द बेसिक प्रेमिस ऑफ कॉग्निटिव थ्योरीज दैट द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल आर इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स ऑफ सोशल बिहेवियर। अब इस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो हमें ये समझ आती है कि लोगों की जो मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, जो इंसान के ध्यान में जो सोचें चल रही होती हैं, उसके जो बिलीव्स होते हैं, उसकी जो थॉट्स होती हैं, या उसके माइंड में जो मेंटल प्रोसेस हो रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है उसके सोशल बिहेवियर को डेवलप करने में। जैसे अगर सपोज अगर एक पर्सन आपको हम्बल नजर आता है तो उसकी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज हैं आपको उसको चेक करना होगा, उसका मेंटल प्रोसेस जैसे हो रहा है, उसके थॉट्स, उसके बिलीव्स को देखना होगा, क्योंकि वो उसके जो हम्बल एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर है, वो उसके थॉट प्रोसेस की वजह से। इसी तरह अगर कोई शख्स एग्रेसिव है तो उसके थॉट्स किस तरह की हैं, उसके बिलीव्स किस तरह के हैं, उसके स्कीमास किस तरह के हैं, वो चीजें जो हैं वो उसके बिहेवियर को डिटरमिन करेंगी। तो सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव को देखना बहुत जरूरी है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से आपको पूरे इंसान के जहन में जो सोचों का जाल है वो आपको समझने में उसकी आसानी होगी। अगर आपको वो आसानी जब हो जाती है तो आपको उसका बिहेवियर भी समझ आना शुरू हो जाता है। मेंटल एक्टिविटीज इंक्लूड परसेप्शन, मेमोरी, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। तो जब आप मेंटल एक्टिविटीज उसकी देखेंगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि उसकी परसेप्शन किस तरह की है, अपने हवाले से भी, एनवायरनमेंट के हवाले से भी, उसकी मेमोरी किस तरह वर्क करती है, वो किस तरह चीज़ों को जज करता है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, डिसीजन कैसे लेता है। इन तमाम चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे डेप्थ में तो फिर आपको पता चलेगा कि उसका जो सोशल बिहेवियर है वो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज मेंटल एक्टिविटीज। पीपल आर कॉग्निटिव बीइंग्स हु एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉग्निशन। तो ये एक बड़ी एक क्लियर चीज़ है कि लोग जो होते हैं उनकी जो सोचें होती हैं ना वो
उसी हिसाब से बिहेव करते हैं, उनके वो किस तरीके से जो बिहेवियर उनका जो भी होता है वो डिपेंड करता है कि उनकी थॉट्स कैसे हैं। वो कहते हैं ना कि जो इंसान की ज़बान पर वही होता है जो उसके दिमाग में होता है, जैसे इंसान की सोच होती है वो इस तरह की बात करता है। तो जो उसके माइंड में थॉट्स होंगी, जिस तरह वो उन चीज़ों को समझता होगा, अंडरस्टैंड करता होगा, वैसे ही उसका बिहेवियर होगा। जैसे आपने ये भी सुन रखा है कि अक्सर कहते हैं कि जी खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, तो देखने वाले की आंख से मुराद ये है कि उसके थॉट्स कैसे हैं, वो सोचता कैसे है। अगर एक पर्सन की थॉट्स पॉजिटिव हैं तो वो चीज़ों को, सिचुएशन को पॉजिटिव वे में अंडरस्टैंड करेगा, और अगर उसकी थॉट्स नेगेटिव हैं तो वो चीज़ों को नेगेटिव वे में लेगा। तो आप जब लोगों के थॉट प्रोसेस को, उनकी मेंटल एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी थॉट्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो आप उनका सोशल बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि लोग जो हैं वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं और क्यों करते हैं। Evolutionary theory, it locates the roots of social behavior in genes and links the psychological and social to the biological basis. अब evolutionary theory जो है वो तका के हवाले से जो बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो जीन्स में चीज़ें होती हैं, आपका जो सोशल बिहेवियर है ना, उसकी रूट्स जो है ना वो जीन्स में है। अब जेनेटिकली आपके अंदर जो है वो एक टेम्परामेंट ट्रांसफ़र होता है, जैसे साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स भी ट्रांसफ़र होती हैं। जीन्स जो आपका जेनेटिक मेकअप होता है उससे सिर्फ फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स नहीं ट्रांसफ़र होती हैं कि अगर वालदैन का कद लंबा है तो बच्चों का भी लंबा है, वालदैन की रंगत गोरी है तो बच्चों को भी गोरी रंगत है, वो तो फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स भी ट्रांसफ़र होती हैं कि इंसान किस तरीके से, जो उसके सोचें होती हैं, जो उसके बिहेवियर होता है, जो उसके बिलीव्स होते हैं, तो वो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। इसी तरह सोशल बिहेवियर भी होता है। तो जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर आप सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप उसे इसके जो है वो जीन्स और जेनेटिक मेकअप जो है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखें कि उसका बायोलॉजिकल मेकअप क्या है, उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, उसने किस तरह की करैक्टरिस्टिक्स उसने अपने बड़ों से इनहेरिट किए हैं। पीपल सीक टू परपिचुएट देयर ओन जीन्स द फिटेस्ट सर्वाइवल। अब लोग जो हैं वो अपने जीन्स को देखते हैं और उनके सर्वाइवल में यही चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होती हैं। तो एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो इसी चीज़ पर एम्फसाइज करती है कि जो जेनेटिक मेकअप होता है वो किस तरह एक पर्सन के सर्वाइवल में जो है वो उसका रोल होता है। जीन्स, बायोलॉजी एंड फिटनेस आर द सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशनरी थ्योरी। अब आप जब इवोल्यूशनरी थ्योरी को लेकर चलेंगे सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इसमें जेनेटिक मेकअप को, बायोलॉजिकल मेकअप को, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, या जो फिटनेस के हवाले से जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो आपको इसमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, और उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर आप चलेंगे तो ही आपको सोशल बिहेवियर जो है वो पर्सन का समझ में आएगा, अंडरस्टैंड आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे, और इन पर्सपेक्टिव्स की हेल्प से आप जो है सोशल बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को, उसकी नेचर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक ह्यूमन बिहेवियर है, वो किस तरह डेवलप होता है, क्यों डेवलप होता है, हम उसको किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और आप उनके साथ किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये वेरियस थ्योरीज हैं, वेरियस पर्सपेक्टिव हैं, और किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक से ज़्यादा थ्योरी को कंसीडर करना होता है, क्योंकि अगर आप सिंगल थ्योरी के ऊपर बेस करके अगर आप जो डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आपको ह्यूमन बिहेवियर जो है वो उस तरह अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो आप एक पर्सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो आपको उसकी बहुत अच्छी तरह समझ आती है, और जब आपको ह्यूमन बिहेवियर जो है उसकी डेवलपमेंट समझ आ जाए, कि सोशल बिहेवियर आपको समझ आ जाए कि एक सोसाइटी में स्पेसिफिक बिहेवियर है, अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव भी है तो वो किस तरह डेवलप होते हैं, तो उनकी बेसिस पर आप जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं कि किस तरह हम अपनी सोसाइटी को पॉजिटिव कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी सोसाइटी से नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं।